नतीजे कर्नाटक विधानसभा चुनाव के आ रहे थे, लेकिन जश्न भोपाल पीसीसी में मनाया जा रहा था। यह जश्न कर्नाटक में कांग्रेस की जीत का तो था ही, साथ ही इस जश्न में कांग्रेस की वो उम्मीदें भी नजर आ रही थी जो वो 2023 के चुनाव से लगाए बैठी है। जाहिर है कर्नाटक के इस चुनाव के बाद अब बारी राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की है। लिहाजा कर्नाटक की जीत ने एमपी कांग्रेस की उम्मीदों को पर लगा दिए हैं। पीसीसी चीफ कमलनाथ तो एमपी में कांग्रेस की जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं। आज दक्षिण भारत ने उत्तर भारत को दिशा दिखाई है। ये हमें इससे सबक सीखना चाहिए। मैं मध्य प्रदेश के मतदाताओं से कहता हूं कि मध्य प्रदेश की तस्वीर अपने सामने रख लीजिए। 5 महीने बचे, मध्य प्रदेश को सही पटरी पर लाएं, मध्य प्रदेश के भविष्य को सुरक्षित रखें। मध्य प्रदेश के नजरिए से देखें तो कर्नाटक चुनाव के नतीजे काफी अहम हैं, खास तौर पर वो मुद्दे जिसके दम पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। गवर्नेंस और करप्शन जैसे मुद्दों ने जनता का ध्यान अपनी ओर खींचा है, जिसका नतीजा ये रहा कि जनता ने भी क्लियर मैंडेट दिया है। हालांकि इन नतीजों पर बीजेपी भी चिंतन जरूर करेगी, क्योंकि एमपी में चुनाव बेहद नजदीक है। जहां तक कर्नाटक के चुनाव के परिणाम की बात है, इस लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है। इसलिए जनता ने जो विश्वास दिया है, उस जनतंत्र का, उस मैंडेट का हम सबको स्वीकार करने की जरूरत है। और मैं ऐसा मानता हूं कि जनता का निर्णय सुधार्य है। कर्नाटक के नतीजे एमपी कांग्रेस को उत्साहित करने वाले हैं, लेकिन यह भी सच है कि कर्नाटक और मध्य प्रदेश दोनों की सियासी तासीर एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बीजेपी की तरह ही कांग्रेस ने भी अपने संगठन पर काफी काम किया है, जिसका असर कर्नाटक चुनाव में दिखा। लेकिन जीत हो या हार, बीजेपी हर चुनाव के नतीजों को बड़ी ही बारीकी से अध्ययन करती है। कर्नाटक के नतीजों को भी वो निश्चित तौर पर गंभीरता से लेगी, ताकि एमपी में कर्नाटक जैसी गलतियां ना हो। बंसल न्यूज के सवाल नंबर 1, क्या कर्नाटक चुनाव के नतीजों का असर मध्य प्रदेश में पड़ेगा? सवाल नंबर 2, क्या गवर्नेंस और करप्शन जैसे मुद्दे चुनाव में जीत और हार तय कर रहे हैं? सवाल नंबर 3, क्या बीजेपी की तरह संगठन पर काम करना कांग्रेस के लिए फायदेमंद साबित हुआ है? नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है कर्नाटक से क्या संदेश। सबसे अच्छा जो व्यक्ति सफलता के रास्ते पर चलता है वो संदेश को समझ जाता है। इसीलिए उन लोगों को बहुत दूरंदेशी कहा जाता है, बहुत दूर तक दृष्टि रखने वाले लोग माने जाते हैं, जो पहले से ही आने वाली चुनौतियों को या पहले से ही बहुत सकारात्मक भाव को पढ़ लेते हैं। अब ये करना होगा, अब इस तरफ जाना होगा। इस मायने में बीजेपी के लिए बहुत सकारात्मक संदेश है कर्नाटक। कर्नाटक ने ये बताया है कि कई मुद्दे उछाले, कांग्रेस ने भी, बीजेपी ने भी। कांग्रेस ने जहां प्रधानमंत्री को लेकर कथित रूप से जिस भाषा का उपयोग किया, वो भाषा हमेशा से ही प्रश्नांकित है, क्वेश्चनेबल है कि क्या ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए। दूसरी तरफ भावनात्मक मुद्दे जो बीजेपी की तरफ से भी आए और दोनों ही पार्टियों की तरफ से काफ़ी रेवड़ियों की बात भी, फ्री बीज की बात भी हुई। कांग्रेस ने जहां 500 रुपये में गैस सिलेंडर की बात की तो बीजेपी ने कहा हम 3 सिलेंडर मुफ्त देंगे। दूध का भी जिक्र हुआ, तमाम मसले आए। लेकिन अगर लोगों ने चुना, और ये भी ध्यान रखिए कि करीब करीब 1 दर्जन से ज़्यादा जो मंत्री हैं, जो लोग हैं वहाँ के सीनियर एमएलएज हैं, उनके टिकट भी काटे गए थे। तो कुल मिलाकर अगर ये 1 दर्जन से ज़्यादा वरिष्ठ बीजेपी के जो नेतागण रहे, जिनमें से कुछ नाराज़ होकर कांग्रेस में भी गए, उसके बाद भी अगर ये स्थिति, तो जनता ने क्या देखा? जनता ने गवर्नेंस देखा, एटीट्यूड देखा, और जनता ने उन आरोपों को भी देखने की कोशिश की जो कई बार विपक्ष लगाता है। जैसे 2014 में एक बड़ा मुद्दा था कि गवर्नेंस अच्छी नहीं थी तत्कालीन यूपीए सरकार की, और ये एक बड़ा मसला होता है। मध्य प्रदेश में शिवराज जी एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो इसको लेकर बहुत सजग रहते हैं, और यही वजह है
कि 2018 में जहां छत्तीसगढ़ में शायद डॉक्टर रमन सिंह के खिलाफ गवर्नेंस का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा बना और कांग्रेस की आंधी आई, लेकिन मध्य प्रदेश में ये आंधी ठहर गई। तो ये बड़ी चुनौती एक बार फिर शिवराज जी और उनकी टीम के सामने मध्य प्रदेश में होगी कि वो गवर्नेंस का, क्योंकि अभी उनके पास ये जो 6 महीने हैं, 200 से ज़्यादा दिन हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसमें कई ऐसे मसले हैं, चाहे आप बात करें पुलिस प्रशासन की। अभी एक मंत्री जी बहुत नाराज़ हुए, कमल पटेल जी, की 5 दिन से ट्रक सड़क पर खड़ा है, एक डंपर। ये तमाम वो मसले हैं जो जनता से सीधे जुड़ते हैं। तो मंत्र सकारात्मक भी है, कांग्रेस के लिए संजीवनी है। आज प्रदेश कांग्रेस कार्यालय का रूप काफ़ी भिन्न नज़र आया। बीजेपी में चिंता भी थी और चिंतन भी था, जो बहुत स्वाभाविक है। लेकिन मध्य प्रदेश की भावभूमि कर्नाटक से एकदम भिन्न है। यहाँ कोई जेडीएस नहीं है और यहाँ सीधी लड़ाई है बीजेपी कांग्रेस की। और जो पार्टी अपने भाव को ठीक से कम्युनिकेट कर पाएगी, वो पार्टी आगे बढ़ेगी। आज इसी पर हम बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। हमारे साथ हैं राजेंद्र मिश्र जी, पूर्व मंत्री हैं, वरिष्ठ कांग्रेस नेता हैं। बहुत स्वागत करता हूं राजेंद्र जी। डॉक्टर हितेश वाजपेयी हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं नागरिक आपूर्ति निगम के, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूं। और मनोज सैनी जी हैं, एग्जीक्यूटिव एडिटर, पॉलिटिकल एडिटर। मनोज, पहली टिप्पणी आपकी, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए शरद जी, निश्चित रूप से कर्नाटक के चुनाव के आज जो परिणाम है वो सभी को सोचने को मजबूर कर रहे होंगे और समीक्षा भी होगी, दोनों तरफ से समीक्षा होगी। यदि बेहतर परिणाम लेकर कांग्रेस आई है तो वो भी विचार कर रही होगी कि हम किस लाइन पर आगे बढ़े थे और कितना सफल रहे। उसमें चाहे राहुल गांधी की यात्रा का जिक्र होगा, बाकी चीज़ें होंगी, वो लगातार। लेकिन एक ऊर्जा का संचार कांग्रेस के भीतर मध्य प्रदेश में भी दिखाई दिया, क्योंकि जब हम गए पीसीसी तो वहाँ नज़र आ रहा था। स्वाभाविक तौर पर ये होता भी है कि जब एक अच्छी जीत मिलती है तो निश्चित रूप से उसका असर कितना होगा मध्य प्रदेश पर, वो अलग है। क्योंकि दोनों की यदि हम पृष्ठभूमि देखें तो कर्नाटक के कुछ अलग मुद्दे रहे हैं, मध्य प्रदेश के कुछ अलग मुद्दे रहे, लेकिन एक मुद्दा जरूर एक जैसा दिखाई देता है कि जब आप लगातार जनता के बीच में होते हैं तो अब जनता जनार्दन सब चीज़ें देखती है। आप चाहे दूसरी बातों को कीजिए या आपने किस तरह अपना डिलीवर्ड किया, किस तरह आपने काम किया, क्योंकि 2 तरह के चुनाव हुए शरद जी। आज एक कर्नाटक भी है, एक उत्तर प्रदेश भी सामने है। यदि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को ठीक ठाक जीत मिली है जैसा दिखाई दे रहा है, तो फिर कर्नाटक में कांग्रेस को जीत मिली है। तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी को खारिज किया गया और ऐसा भी नहीं है कि कांग्रेस को हाथों हाथ लिया गया। तो हमें लगता है ये चुनाव बहुत कुछ कहने की तरफ इशारा करते हैं और इसकी शुरुआत भारतीय जनता पार्टी में हो भी गई है। मेरी जानकारी के मुताबिक कुछ वरिष्ठ नेताओं के बीच में चर्चा भी हो गई है, चर्चा शुरू हो गई है। कुछ ऐसे निर्णय जो आगे पीछे है जिसमें और बेहतर तरीके से कैसे बढ़ा जाए, तो इस पर भी काम शुरू कर दिया। लेकिन निश्चित रूप से कांग्रेस में एक उत्साह का संचार दिखा। एक और संदेश भी समझ में आता है कि जेडीएस जैसे पार्टनर चुनावी राजनीति में बहुत ज़रूरी है, इनसे कोई परहेज नहीं करता। कांग्रेस भी होती तो ये भी वही कदम उठाती जो भारतीय जनता पार्टी ने उठाया, लेकिन उनकी वजह से कहीं आपकी छवि पर तो कोई असर नहीं है, आपके गवर्नेंस के मॉडल पे तो कोई असर नहीं है, आपके ऊपर कहीं करप्शन के चार्जेस तो नहीं आ जाते हैं। क्योंकि इस तरह के, माफ़ कीजिएगा, ऐसी जो इस तरह की तीसरी राजनीतिक शक्ति बनकर उभरने वाले दल हैं, उनकी राजनीतिक विचारधारा तो जिधर दम उधर हम है, लेकिन उनको साथ लेकर कहीं आप भी तो सलाह के क्वेश्चन के दायरे में नहीं आ जाते। बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हो। मुझे लग रहा है कि इस पर विचार चल रहा है। जी डॉक्टर हितेश वाजपेयी। देखिए शरद जी, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से राजेंद्र जी को और उनके दल को बहुत बहुत बधाई दूंगा। जी कि बहुत लंबे समय बाद उनके हाउस में वाकई में खुशियां आई हैं। एक अच्छी थंपिंग मेजॉरिटी के साथ उन्होंने कर्नाटक में सरकार बनाने के लिए वो आगे बढ़ रहे हैं और लगभग 10 वर्षों बाद कर्नाटक में खुशी आई है। तो स्वाभाविक है कि वो इसके हकदार हैं कि उनको वो अनुभूति और उससे जुड़ी हुई शुभकामनाएं उनको प्राप्त होना ही चाहिए। तो हमारी बेहद शुभकामनाएं हैं साहब, अप्रिशिएट। और दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है शरद जी, कर्नाटक से और ज़्यादा सरलीकृत है मध्य प्रदेश की इलेक्टोरल व्यवस्था। जब मैं आप दिन में भी मेरी आपसे चर्चा हुई थी तो मैं इसका अध्ययन कर रहा था। तो यदि हम 18 के परिणामों को मानक लेकर चले तो जो मैंने देखा वो ये पाया कि लगभग 4.6% वोट कांग्रेस को अधिक मिला, हमारा 3.8 कम हुआ। इस प्रकार का डिवीज़न हुआ और इस डिवीज़न में हमको लगभग 56 सीटों का नुकसान हुआ
और 58 सीटों का फायदा जो है लगभग 56 सीटों का फायदा मतलब कांग्रेस को करीब हुआ। आप ये कह रहे हैं कि 1.5% मत अधिक मिलने से या 1.25% मत अधिक मिलने से 56 सीटों का निर्णय हो गया। नहीं सर जी। पिछले चुनाव से 4 पिछले के पिछले चुनाव 4% वोट अधिक लेकर 56 सीटें 4.8% उनके बढ़े और 3.8 हमारे कम हुए। हाँ इससे उनकी जो सीटों की संख्या है हाँ। उसमें 56 का इजाफा उनका हुआ और 58 हमारी कम हो गई। कम हो गई जी। और एक अच्छी बात इसमें देखने में, मैं अच्छी बोल सकता हूँ, आप लोग अपने हिसाब से ले सकते हैं कि जो बाइपोलर से अलग हटकर जो मत थे वो 1% से कम थे वोटिंग परसेंटेज में। तो हम मान सकते हैं कि दो दलों में ही जो वोटिंग थी वो डिवाइड हुई है। तो इस प्रकार का एक डिवीजन हुआ जिससे इतनी सीटों का अंतर एकदम से क्रिएट हुआ। और इसको भी फिर हमने डिसाइफर किया शरद जी, तो हमको जो मेजर सेटबैक हुआ था वो हमारे स्ट्रांग होल्ड में हुआ था। जैसे हम देखें कि इंदौर में हमको 37, इंदौर संभाग में 37 सीटों में से 24 कांग्रेस को मिली थी, हमको मात्र 11 मिली थी। फिर उसके बाद आप जबलपुर देखें तो 38 में से हमको केवल 13 मिल पाई थी सर। और दो और हैं, चंबल और ग्वालियर। चंबल में 13 में से हमको केवल 2 मिली थी और ग्वालियर में 21 में से केवल 5 मिली थी। तो ये 4 एरिया जो रहे थे वो हमको बहुत ज़्यादा हमारे लिए वो रहे नुकसानदेह रहे। और इनको समझना, मतलब आप समझ सकते हैं बॉर्डर एरियाज हैं काफ़ी इसमें से। तो मेरा ये कहना है कि उसको हमने समझा भी है, ऐसा नहीं कि नहीं समझा है, पर इस विश्लेषण का जो सिरा है वो अब आपके चर्चा के लिए, दर्शकों के लिए आता है कि कोई भी दल जो सरकार में होता है उसको सरकार रिटेन करना लंबे समय कठिन होता है। क्योंकि देखिए, जैसे मान लो महंगाई, बेरोजगारी, इन विषयों को ले तो हर व्यक्ति चाहता है 1100 का जो सिलेंडर है वो उसको 500 में मिले। इसीलिए तो कांग्रेस भी कहती है, हम भी कहते हैं, लेकिन कहते समय हमें भी मालूम है कि ये कितना कठिन है। जैसे कि कांग्रेस ने कह दिया हम देंगे, लेकिन शर्तें लागू बहुत छोटा रहता है। जैसे राजस्थान में वो अति गरीब को केवल 500 रुपये का दे पा रहे, बाकी किसी को नहीं दे पा रहे। वो कठिन भी होता है, मैं ये भी मानता हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, लेकिन ये कह के हम चुनाव तो जीत गए साहब, पर उसका एग्जीक्यूशन कठिन होता है। तो इसीलिए बाइपोलर पॉलिटिक्स में क्या होता है, जो भी सिटिंग गवर्नमेंट होती है उसका डिफिकल्ट होता है उसको मेंटेन करना ऐसे लोकलुभावन फैसलों को। मैं लौटूंगा। और विपक्ष के लिए आसान होता है क्योंकि उसको केवल वादा करना है। फिर तो उसको 5 साल मिलेंगे ना सरकार चलाने को। जैसे कमलनाथ जी को मिले कर्ज माफी, कहीं नहीं भी कर पाए पूरी किसी कारण से, तो अब उसका जवाब भले ही देते रहेंगे। तो ये एक डिफिकल्ट जोन होता है जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। तो कुछ चुनौतियां होती हैं डिलीवरेबल्स को लेकर और सर्विसेज को लेकर, हम उस पर ध्यान देंगे। दूसरे चरण में आता हूँ, लेकिन आपने बहुत महत्वपूर्ण डाटा हमसे शेयर किया है और ये भी बताता है कि जो इलाके राजधानी भोपाल से दूर होते हैं वहाँ गवर्नेंस का मॉडल, मैं ये नहीं कहूँगा कि वहाँ गवर्नेंस का मॉडल नहीं है, लेकिन वो क्या उतना ही अधिक मजबूत है जितना राजधानी से सटे हुए इलाके हैं। फोकस में आना चाहिए। और क्या वहाँ के लोगों को ऐसा लगता है कि इंदौर प्रिविलेज्ड है, विदिशा सीहोर प्रिविलेज्ड हो जाते हैं, होशंगाबाद प्रिविलेज्ड हो जाता है क्योंकि राजधानी के पास है, तुरंत हो जाता है। ये चीज़ क्योंकि रीवा से राजेंद्र मिश्र जी हैं तो वो इस चीज़ को समझते होंगे, क्योंकि बहुत ताकतवर नेता, लेकिन आज भी सीधी की बात कर लीजिए, शहडोल की बात कर लीजिए, तो बहुत सारे प्रश्न उठते हैं, बहुत सारे। पहले तो बधाई राजेंद्र जी, डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी, बहुत बधाई आपको। बहुत दिनों के बाद कांग्रेस के लिए एक मन से मुस्कुराने का विषय उसके लिए है, और आज शाम को पीसीसी में भी हमने ये मंजर देखा। किस तरह से आप देखते हैं? आत्मनिरीक्षण आपके लिए भी है। मध्य प्रदेश में सिर्फ कर्नाटक की जीत का टॉनिक मिल जाएगा ऐसा भी नहीं है, लेकिन कर्नाटक की जीत आपके लिए मनोवैज्ञानिक तौर पर एक बहुत बड़ी संबल जरूर आपके लिए है। क्या कहेंगे जी? सर जी, मैं आदरणीय वाजपेयी जी ने जिन भाव को प्रकट किया है मैं उनकी तारीफ करता हूँ। हार को भी उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पर सामने रखा है। मैं आपकी भावना को भी प्रणाम करता हूँ जी। जीत कर्नाटक की है, मुझे प्रतिबिंब पता नहीं क्यों मध्य प्रदेश दिखाई पड़ने लगा है। और जो परिस्थितियां कर्नाटक में बनी जी, उस परिस्थिति के अनुरूप मध्य प्रदेश में आज मैं जब कार्यकर्ताओं के माहौल को देखता हूं तो मन में लगता है ये भावना कि अगर मैं एक बात इस चर्चा में
दल के से ऊपर उठ करके अनुरोध करना चाहता हूं कि अगर हम इस जीत को जो कर्नाटक में हमको मिली है बहुत दिनों बाद, जैसा आपने भी कहा, अगर इस जीत को हम ठीक तरीके से आत्मसात कर पाए तो निश्चित रूप से, जैसा मैंने आपसे कहा कि जीत कर्नाटक में हुई है और प्रतिबिंब मध्य प्रदेश में दिखाई पड़ रहा है, निर्भर इस बात पर करेगा निश्चित रूप से कि आने वाले समय में हमारे नेताओं का, हमारे प्रदेश के राज्य के कांग्रेस जनों का और समय समय पर बिंदुवार उन सब चीजों को उभारने का जो काम कर्नाटक में हुआ और जो मध्य प्रदेश में दिखाई पड़ रहा है, बहुत अच्छे तरीके से आदरणीय कमलनाथ जी ने उस काम को एक तरीके से सबके सामने धीरे धीरे रखते जा रहे हैं, जिसका जिक्र वाजपेयी जी ने भी कहा। वाजपेयी जी की चिंता अलग तरीके की, उन्होंने कहा कि सिलेंडर 500 देने की बात कर रहे हैं, कैसे होगा। अब उनके इस चिंता में क्या भाव छुपा हुआ है मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि जो आप चुनाव के वक्त में या चुनाव के पहले कुछ चीजें जिस तरीके से रेखांकित करके कम कर रहे हैं, उनकी भी दृष्टि, कमलनाथ जी ने 2018 में जो बात कही थी, किसानों का जिक्र भी वाजपेयी जी ने बड़े तरीके से कर दिया। मैं कहना चाहता हूं कि 14 महीने में जितना हो सकता था कमलनाथ जी ने किया। बहुत सारी चीजें मैं दोहराना यहाँ नहीं चाह रहा हूं, क्योंकि आज प्रसंग एक दूसरे तरीके जी हाँ। तो इसलिए मैं उन चीजों को दोहराना नहीं चाहता। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि हमारी कार्यकर्ताओं की जो ताकत है, उनका जो ये उत्साह बढ़ा है, वो एक तरीके से अगर इसी दृष्टि में रहा, मैं भी शर्मा जी जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं आदरणीय वाजपेयी जी के, मैं उनके चेहरे की तरफ देख रहा था। वो जो कह रहे थे उनके बॉडी लैंग्वेज में, नजरों में उनकी नजरें अलसाई हुई दिख रही थी। वो जो एक उत्साह का वातावरण होता था, एक तरीके से जो वो किसी चीज से लबालब प्रेरित रहते थे सत्ता के शैली में, आज वो दिखाई नहीं पड़ रहा। तो इसलिए कर्नाटक हारने के बाद सर क्यों दिखेगा, आप तो बताइए, कोई हम खुश थोड़े ना है। नहीं निश्चित है, ठीक बात है, लेकिन खुशी हमको यह है कि आप स्वीकार कर रहे हैं, और जिस भाव भावना से वाजपेयी जी आप स्वीकार कर रहे हैं, अगर उसी भाव भावना से आपने काम किया और जिस भाव भावना का मैंने प्रकटीकरण किया है, मुझे लगता है कि कांग्रेस एक बेहतर स्थिति में, जनादेश में कर्नाटक की जनता को तो धन्यवाद देना ही है, प्रदेश की जनता ने भी ये देख लिया है कि इन 15, 16, 17 वर्षों में मामा के राज को किस तरीके से बाहर करना है। राजेंद्र जी, आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, आत्मसात, तो आप दोनों ही पार्टियों के लिए वो बहुत ही मुफीद शब्द है, आत्मसात करना। ऐसा नहीं है कि सफलता को ही आत्मसात किया जाता है, बल्कि जो कड़वी चीज़ है, जो चुभने वाली चीज़ है, अगर उसको ठीक तरीके से आत्मसात कर लिया जाए। डॉक्टर हितेश वाजपेयी एक ऐसे सदस्य हैं, वो काफ़ी युवा थे जब दिग्विजय सिंह जी की सरकार के खिलाफ जावली नाम का एक संगठन बीजेपी में बना। यहाँ मनोज, मैं उसी संगठनात्मक चुनौती की तरफ भी आऊँगा। संगठन एक तरह का एक बड़ा निर्मम किसी सर्जन की तरह होता है, जो आपसे कहता है कि साहब ये किडनी में स्टोन है और एक मेजर सर्जरी की ज़रूरत है। और यही वजह है कि ऐसा संगठन बड़ा ज़बरदस्त होता है, चाहे वो बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो, जो अपने आला नेताओं से आंख मिलाकर ये कहता है कि साहब यहाँ कठिनाई है, एक डीप सर्जरी इज़ रिक्वायर्ड, ये आप इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है, आप वहाँ ठकुर सुहाती करके नहीं चल सकते हैं। और यही वो चीज़ है जो किसी संगठन को कारगर बनाती है। अगर मैं कर्नाटक की बात करूं तो डीके शिव कुमार अगर सोनिया जी से ये कमिटमेंट करते हैं कि मैं कर्नाटक जीत कर दूंगा, तो कुछ सोचा होगा। मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस के ऐसे कितने नेता हैं जो शिवराज जी से और कमलनाथ जी से ये कहकर ये दावा करें चुनाव के पहले कि साहब हम सफलता ला कर देंगे आपको, हम 100% कमिटेड है, हमारे पास पूरा रोड मैप है। तो संगठन की भूमिका यहाँ, संगठन के साथ सरकार का उसका समन्वय, सत्ताधारी दल हैं, अगर आप इसको आप किस तरह देखते हैं? देखिए शरद जी, सत्ता के बारे में भी कहा जाता है, संगठन के बारे में भी, कि जब आप लगातार सत्ता में रहते हैं तो सत्ता का सुख भी मिलता है। और सत्ता किसी भी पार्टी की हो, जैसा आज यदि बहुत अच्छी जीत कर्नाटक में हुई है तो सत्ता अपने साथ बीमारी लेकर भी आती। बीमारी का मतलब ये है कि कई बार बहुत उत्साह आपका बढ़ा देती है और वो तमाम तरह की चीज़ें आप भूलने लगते हैं जिसकी जनता को ज़रूरत है, चाहे वो विकास के मुद्दे हो या अन्य मुद्दे हो। सरकारों ने काम किया है,
लेकिन क्या आप डिलीवर कर पा रहे हैं जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं? और जब ऐसी चीज़ें नहीं होती है तो निश्चित रूप से जैसे एक कहते हैं एक अच्छे सर्जन की ज़रूरत होती है, तो अभी सर्जन की ज़रूरत है। अब वो सर्जन बहुत सारी लाइनें हैं, जैसे हम देख रहे हैं कि कांग्रेस ने बहुत ही रणनीतिक तौर पर ऐसे लोगों को जिम्मेदारी सौंपी, वो भारतीय जनता पार्टी भी कर सकती है। 3 राज्यों की जिम्मेदारी जो संभालने जा रहे हैं, उन्होंने अपने काम को आगे बढ़ा दिया। मध्य प्रदेश में भी उसी लाइन पर कमलनाथ या बाकी लोग बढ़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी भी उस पर विचार कर रही है। तो हमें लगता है सर्जन के साथ, सर्जरी के साथ बहुत कुछ करने की जरूरत होगी। दोनों ही दलों को यदि बहुत उत्साह कमलनाथ जी या कांग्रेस लेकर आ गए कर्नाटका से, तो वो भी मुश्किल में पड़ेंगे। और यदि वो उत्साह के बाद यहाँ हार का जो आनंद है वो दूसरी तरह से ले लिया, भारतीय जनता पार्टी ने उसको समझ लिया कि नहीं हम तो जीत ही जाएंगे, तो हमें लगता है दोनों दलों को विचार करने की जरूरत है। डॉक्टर वाजपेयी, एक नाम और चर्चा में मीडिया में है, खासतौर से नेशनल मीडिया में, और ये नाम प्रशांत किशोर जी के सहयोगी सुनील कानूगोलू का है। और इनके बारे में ये भी कहा गया कि इनको AICC ने हायर किया, ये किसी राज्य विशेष के लिए नहीं आए हैं, क्योंकि 2024 के पहले जो राज्य हैं कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, यानी इन तीनों राज्यों के कैंपेन को भी सुनील कानूगोलू देखेंगे। अब शायद इसमें एक बड़ी दिलचस्प बात मैं भी देख रहा था, जैसे आपने आंकड़े प्रस्तुत किए कि सुनील कानूगोलू या PK उसी दल के साथ क्यों जुड़ते हैं जो सत्ता में आने के लिए इच्छुक होता है? क्या उस दल के साथ काम करना ज़्यादा आसान और मुफीद होता है, इसलिए आप कूदते हैं मैदान में? और सत्ताधारी दल के बैगेज को लेकर चलना किसी बहुत माहिर स्ट्रैटेजिस्ट के लिए भी आसान नहीं होता। जी सर, आपने इतना मतलब ऐसा सवाल कर लिया है कि जिसका जवाब जाहिर होने पर बहुत बड़ी तिजोरी का ताला खुल जाएगा। तो देखिए क्या होता है, जो दल सत्ता में होता है उसको अधिकारी घेर लेते हैं जी, तो स्वाभाविक है कि वहाँ कानूगोलू है, PK की जरूरत नहीं होती। फिर उसकी जगह मैं नाम नहीं लूंगा, सब आ जाते हैं जी। तो जैसे अमर सिंह आ गए थे दिग्विजय सिंह के साथ, वशिष्ठ जी थे, फलाने जी थे, आपको मतलब लंबी सीरीज है। आप जानते हैं बहुत अच्छे से कि किस तरह से व्यू रचना बनती थी। लेकिन जब आप विपक्ष में जाते हो तो बाय डिफॉल्ट आप उनसे मुक्त हो जाते हो अधिकारियों के पास से। तो यू बिकम अवेलेबल टू स्पेशलिस्ट एक्चुअल। तो मैं इन लोगों को स्ट्रेटेजिस्ट मानता हूँ। स्ट्रेटेजिस्ट कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते हैं, तो कानूगोलू जी एक अच्छे स्ट्रेटेजिस्ट हो सकते हैं, नो डाउट। लेकिन पैकेजिंग तो जरूरी हो। पैकेजिंग सर जो मनोज जी ने कहा, मैंने देखिए जो दल सत्ता में है उसको या विपक्ष को दोनों कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? सब आपके दर्शक जो सुन रहे हैं उनकी इस सब में दिलचस्पी नहीं, वो ये जानना चाहते हैं कि ये दल कर्नाटक के बाद हमारे लिए अब क्या सोचेगा। तो क्या सोचेगा हमें, अब एजेंडा बनाइए हम। तो एजेंडा बनाने में जो मैंने आपको फर्स्ट हाफ में बताया था सर, कि जब आप मान के चल रहे हैं कि 4 से 6% का फ्लोटिंग वोट बैंक जो होता है वो जिस ओर चला जाता है, 50 सीटों का अंतर आ जाता है, वो सरकार बना लेता है। तो ये फ्लोटिंग वोट बैंक का मानस क्या है? फ्लोटिंग वोट बैंक सर जो मनोज जी कह रहे हैं डिलीवरेबल्स पर काम करता है। उसको थानों में अच्छा व्यवहार चाहिए, उसको अस्पतालों में अच्छा व्यवहार चाहिए, उसको रोजगार के सृजन की ब्लूप्रिंट चाहिए। उसको भी मालूम है कि आउट ऑफ द ब्लू नहीं आएगा। तो मुझे लगता है इन सब बातों को ध्यान में रखकर हम एक नए मध्य प्रदेश की और बेहतर कल्पना रखेंगे और डिलीवरेबल्स पर रखेंगे, काम करेंगे। और इस पर बड़ा एक मुझे लगता है जो चुनाव की रणनीति में रुचि रखते हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है फ्लोटिंग वोटर्स, यानी वो मतदाता जो अंतिम समय तक अपना मानस तय नहीं करते, वो किसी विचार के फॉलोअर नहीं होते, वो इसके फॉलोअर होते हैं कि हमें अच्छा मिल जाए और एक अच्छे मुस्तकबिल भविष्य की तरफ कौन सा दल ले जाएगा। राजेंद्र जी, आपका कंक्लूडिंग रिमार्क सर। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, वाजपेयी जी भी बात कर रहे थे, आप भी चर्चा कर रहे थे, ये तो प्रबंधन का विषय है और इस प्रबंधन के विषय में जिन जिन लोगों का आपने नाम लिया उनको महारत हासिल है और खूब प्रचार प्रसार भी उनको प्राप्त हो रहा है। मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश जैसा राज्य और इसके मतदाता ये सीधा सपाट देखते हैं, जो भी वाजपेयी जी ने कह रहे थे कि उनको थाने में क्या मिल रहा है, उन्हें अस्पताल में क्या मिल रहा है, उन्हें स्कूलों में क्या प्राप्त हो रहा है। ये एक सीधा सपाट सा प्रश्न है और इस सीधे सपाट प्रश्न का उत्तर ये है वाजपेयी जी कि आपको 1 साल 2 साल नहीं 17 वर्षों से आपको देखा जा रहा है। इन 2-4 महीनों में आप उसको कैसे और किस तरीके से सुधार कर लेंगे जिनकी चर्चा आप कर रहे हैं। मुझे इस बात को लेकर के मन में है। और एक बात और कहना चाहता हूं शरद जी, आपने अपने प्रारंभिक बात में इस बात को कहा है
कि कर्नाटक में तो परिस्थितियां जेडीएस के होने के कारण से ट्रायंगुलर थी। मध्य प्रदेश में तो मेरा आमना सामना है। यहाँ मुझे नहीं लग रहा है कि कोई चिंता जैसी विषय है, क्योंकि लड़ाई तो हमारे उनके बिटवीन होगी। जहां हम इनके आमने सामने हैं वहां तो हम आपको परिणाम ला करके देंगे, आप देखते रहिएगा। बोलिए डॉक्टर। देखिए 10 सेकंड में बस जो राजेंद्र जी ने कहा है साहब, 2018 में यही हुआ, जो दल सरकार में होता मैंने पहले ही स्वीकार किया उसके लिए कठिन होता है, और जो विपक्ष होता है उसके लिए आसान होता है, लेकिन वो तुरंत सरकार बनाता है तब हमारे मन से क्या 4 लाइन निकलती, बस वो कह देता हूं सर कि कस्में थी उसकी झूठी, झूठा था उसका वादा, प्यार भी उसका था मुझसे आधा, न जाने उसको क्या लगा मेरे प्यार कम था या किसी और का प्यार उसके लिए ज्यादा। क्या बात ये है, मतदाताओं क्या बात है। राजेंद्र जी कुछ आपके मन में हो, 10 सेकंड में आप भी बोल लीजिए जी। नहीं, अब तो सीधा सा है, याचना नहीं अब रण होगा। नहीं रण नहीं होगा था सर। आजकल हम देख रहे हैं कि मुझे कई बार अंतर करना मुश्किल हो जाता है कि बल्कि आप मुझे अधिक बीजेपी प्रतीत होने लगते हैं। हम याचना करेंगे सर। ये रण करें, हम याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय की मरण होगा। इस भाव भावना में कांग्रेस को इन 6 महीनों में कमलनाथ जी के नेतृत्व बहुत शुक्रिया है और हम सब लोग उस काम में लग लेकिन जाएंगे। कांग्रेस बहुत गंभीरता से बीजेपी को फॉलो कर रही है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। कई बार आप अपने सबल प्रतिद्वंदी को सिर्फ अगर पीछे से देखकर कॉपी करते रहते हैं, उसका भी बहुत लाभ होता है, क्योंकि समीक्षक कहते हैं कि एक समय बीजेपी ने कांग्रेस को बहुत करीब से देखा, खासतौर से 90 के दशक में, और उसके बाद जिस तरह की वो अपनी रणनीति को लेकर आगे बढ़ी, तो क्या कांग्रेस भी बिल्कुल ऐसा कर रही है? बड़ा सवाल है, ये वक्त बताएगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर वाजपेयी, शुक्रिया राजेंद्र जी, बहुत धन्यवाद मनोज जी। आगे देखिए अफसरनामा। जबलपुर सिटी की एडिशनल एसपी 2019 बैच की युवा IPS अधिकारी प्रियंका शुक्ला के साथ। नमस्कार।